हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आई वेलकम यू ऑल टू गेट एकेडमी। यहाँ पे हमारे सामने स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो है उसके क्वेश्चंस हम आज करने जा रहे हैं। गेट 2023 सबसे पहले हम लोग इसको फिनिश करेंगे। यहाँ पे दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस रहेंगे, शिफ्ट वन भी होगा और जो हमारा सेकंड शिफ्ट है वो भी होगा। तो सबसे पहले आपके सामने आप क्वेश्चन है, एन आइडियलाइज्ड ब्रिज ट्रस इज शोन इन द फिगर। तो हमें यहाँ पे एक ब्रिज ट्रस जो है वो इस फिगर में दिया गया है। आगे कहता है द फोर्स इन मेंबर U2L3 इज। तो हमें यहाँ पे U2L3 जो है ना, ये रहा हमारे पास U2 और ये रहा हमारे पास L3। तो इस वाले मेंबर में हमें यहाँ पे फोर्स जो है वो बताना है। तो ये हमारा सवाल है। अब देखिए आगे सवाल में जो हमें फोर्स बताना है वो किलो न्यूटन में जो है बताना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे तो सॉल्व किया जाए। अब आपने दो मेथड्स फोर्सेस को डिटरमाइन करने के लिए पढ़ रखे होंगे। एक तो हमारे पास में आता है मेथड ऑफ जॉइंट्स, एक आता है मेथड ऑफ सेक्शंस। एक होता है हमारे पास मेथड ऑफ जॉइंट्स और एक हमारे पास होता है यहाँ पे मेथड ऑफ सेक्शन। अब अगर मैं मेथड ऑफ जॉइंट्स की बात करूं तो जॉइंट्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये जॉइंट है यहाँ पे, ये जॉइंट यहाँ पे है, ये जॉइंट यहाँ पे है, तो इन जॉइंट्स पे एनालिसिस जो है हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है। और अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं यानी कि सेक्शंस की, तो सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं ना कि जहां पे हमें फोर्स निकालना होता है वहां पे हम लोग ना कट लगाते हैं। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कट लगाते हैं। और वो कट इस तरीके से होता है कि हमारे तीन मेंबर जो है वो उसमें आने चाहिए, तीन मेंबर जो है वो हमारे यहाँ पे कटने चाहिए। इस तरीके से होता है। और उसमें वो जरूर होता है जिसमें हमें फोर्स निकालना है, यानी जैसे U2L3 पे निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इस पे कट लगा दूंगा। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, मेथड ऑफ सेक्शंस में कैलकुलेशन जो होती है हमारे पास वो जल्दी हो जाती है और आसान हो जाती है यहाँ पे। अगर मैं वही कंपेयर करूं मेथड ऑफ जॉइंट्स में, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा और हमारा रिजल्ट जो है वो देर से निकल करके आएगा। चलिए, तो सबसे पहले इस वाले केस में अगर मैं बात करूं तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो रिएक्शंस हैं यहाँ पे सपोर्ट पे, वो रिएक्शंस का डिटर्मिनेशन हमें करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस जो है वो निकालेंगे सपोर्ट पे। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये 20 किलोमीटर, 20 20 20 20 सारा कितना 20। ओवरऑल लोड की अगर बात करूं तो 5 12 यानी कि 100 किलोन्यूटन हो गया, है ना। एक आपको सीधा सा तरीका बताता हूँ, सीधा सा ट्रिक आप इसको समझ लो। देखो दो तरीके हैं, वैसे आप चाहो तो बाय मूवमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि मूवमेंट आपने निकाला, है ना, मूवमेंट एट दिस एंड या फिर मूवमेंट एट दिस एंड, ऐसे ऐसे करके आप लोग जो है अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन होता क्या है ना कि यहाँ पे आप अगर अपना मूवमेंट का कैलकुलेशन ना भी करो तो भी डायरेक्टली मैं आपको एक तरीका जो है बता देता हूँ। एक एक ना मैं आपको यहाँ पे ट्रिक जो है वो बताता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगी कि आप जो है सिमेट्रिसिटी देखो यहाँ पे, है ना। क्या देखना है, सिमेट्रिसिटी देखनी है। अगर ये हमारे पास में क्या है, सिमेट्रिक है ना, ये क्या है, सिमेट्रिक आ रहा है। अगर ये हमारे पास सिमेट्रिक है तो टोटल लोड को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि पूरा फिगर तो सिमेट्रिक है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिक है। आप देख सकते हो 20 20 20 कैसे लगा हुआ है यहाँ पे, देखो पूरा का पूरा सिमेट्रिक फिगर है। तो यानी कि यहाँ पे 50 किलो न्यूटन होगा और यहाँ पे भी हमारा कितना होगा, 50 किलो न्यूटन होगा। तो हमेशा टाइम सेव करने के लिए तुरंत से जो है हम इस चीज को कर सकते हैं। अब आगे की चीज देख लेते हैं। अब हमने इसको क्या किया है, दो हिस्सों में बांट दिया था, है ना, सेक्शन हमने आप बनाया और दो हिस्सों में बांट दिया। तो हमारे पास एक तो इधर का पार्ट है, एक इधर का पार्ट है। अगर मैं लेफ्ट का पार्ट लूंगा, छोटा पार्ट है, कैलकुलेशन यहाँ पे मुझे कम करनी पड़ेगी। देखो मैंने इसको दो हिस्सों में जब बांटा, ये कुछ इस तरीके से हुआ है। ऐसी शेप हो चुकी है इसकी, इस तरह। क्योंकि यहाँ से तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर चुका हूँ, तोड़ चुका हूँ इस जगह से, ऐसे ये आधा हो चुका है यहाँ से। अच्छा, अब देखो, तो यहाँ पे मेरा सपोर्ट है इस तरीके से इस जगह, जिसको हमने नाम दिया हुआ है U0 या फिर U0 भी कह सकते हो। यहाँ पे हमारी रिएक्शन आई हुई है 50 किलो न्यूटन की, सिर्फ मैं भी सिंपली 50 लिख देता हूँ। यहाँ पे है हमारा U1 और यहाँ पे लोड है हमारा 20 किलो न्यूटन का। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे है हमारा L1, है ना। मतलब ऊपर क्या अपर है हमारे पास, नीचे क्या लोअर है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है। उसी तरह अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा U2, यहाँ पे भी 20 ही है। उसी तरीके से यहाँ पे है मेरे पास में L2 और यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखो, अब होना क्या है,
यहाँ इसमें फोर्स होगा, यहाँ इसमें ऐसे फोर्स होगा, और यहाँ इसमें ऐसे फोर्स होगा। किस किस तरह होगा वो देखो। यहाँ पे अगला जो हमारे पास है वो है U3। यहाँ की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास देखो, ये हिस्सा जो है ना, ये इस तरीके से था ऐसे, जो हमने तोड़ दिया, ऐसे ऐसे होने वाला था ये। अब इसमें जो फोर्स हमारे पास होगा, देखो यहाँ पे U3 और यहाँ पे क्या हमारे पास L3। अब फोर्स का रिप्रेजेंटेशन देख लो, यहाँ पे होगा इस जगह पे F U2 से U3 की तरफ, ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे है F U2 से L3 की तरफ, ऐसे मार्किंग कर दी, और यहाँ पे F L2 से L3 की तरफ, है ना। उसी तरीके से अगर मैं इसको L3 L2 करता तो भी वही बात थी, मैं इसको यहाँ पे L3 U2 करता तो भी वही बात थी, और इसको अगर मैं यहाँ पे U3 U2 करता तो भी सेम वही बात है, सेम वैल्यू होती है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। अब अगर यहाँ इस एंगल की बात करूं, जो आप ये एंगल देख रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि ट्रसेस में कितना एंगल बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। ट्रस में यहाँ पे जो एंगल बने कितना बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इसमें देखिए आगे, अब हम क्या कर लेते हैं ना, समेशन Fy इक्वल्स टू 0 में इसको अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इससे होगा क्या, अगर मैं Fu2 U3 की बात करूं, F L2 L3 की बात करूं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इनका तो लॉजिक ही खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेंगे यहाँ पे, जो फोर्सेस है वो कौन से बचेंगे, Fu2 L3 का मेरा जो कंपोनेंट है वर्टिकल वाला, वही जो है बचेगा। और जब वो मैं निकाल लूंगा यहाँ पे, ये मेरे पास यहाँ पे निकल जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना? ये चीज होगी। तो देखिए, तो यहाँ पे इसको अगर मैं आगे ऐसे एक्सटेंड करूँ, तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका आएगा यहाँ इस जगह, यानी कि कॉस कंपोनेंट आएगा वहां पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि Fu2L3 कॉस 45 डिग्री है, एक चीज, प्लस नीचे की तरफ अगर मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो फिर जो ऊपर 2020 आ रहा है वो क्या हो गया, पॉजिटिव, है ना। ये क्या हो गया मेरे पास, पॉजिटिव। अब ये जो देख रहा है 50 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये नेगेटिव होगा, और इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ मेरे पास ये है 40, इधर चला जाएगा, Fu2L3 cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 10, Fu2L3 इक्वल्स टू 10 अपॉन cos 45, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा, 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यानी कि 10√2 आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे। तो आप 10√2 इसको निकालेंगे, या फिर आप √2 की जो वैल्यू होती है 1.414, आप उसको कर देंगे, तो 10 इंटू 1.414 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि सॉल्व होने के बाद ये हो जाएगा 14.14 किलो न्यूटन। सो दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। बस आसान सा सवाल था। चलिए अब आगे देखते हैं। म्यूलर ब्रिस्लो प्रिंसिपल के बारे में है। इज यूज इन एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर, सबको पता है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। और हम लोग जानते हैं कि हमारा जो म्यूलर ब्रिस्लो प्रिंसिपल है, ये भी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स के लिए ही होता है, कि हम लोग तुरंत हमारा एक आइडिया लगा लें कि हमारा आईएलडी जो है वो कैसा बनने वाला है। तो यहाँ पे है ड्राइंग एन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर एनी फोर्स रिस्पॉन्स इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, बिल्कुल सही करा। राइटिंग द वर्चुअल वर्क एक्सप्रेशन टू गेट द इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नहीं। सुपरपोजिंग द लोड इफेक्ट्स टू गेट द टोटल फोर्स, बिल्कुल नहीं। रिलेटिंग द डिफ्लेक्शन बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ मेंबर विद द कर्वेचर डायग्राम, ये भी नहीं। तो देखो साफ क्या है, ये रहा, दिस इज द आंसर। गेट 2023 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि फॉर द फ्रेम शोन इन द फिगर, यानी कि जो हमें यहाँ पे फिगर दिया गया उसकी बात हो रही है। हाँ, तो फॉर द फ्रेम शोन इन द फिगर, ऑल मेंबर्स ए बी बी सी सी डी जी बी सी, सारे मेंबर्स की बात कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास ए बी ये रहा, जी बी ये रहा हमारे पास में, है ना। बी सी ये रहा, यहाँ पे सी डी ये रहा, सी एच ये रहा, है ना। तो सबकी बात कर रहा है। हैव द सेम लेंथ एल, सभी की सेम लेंथ है एल। सभी का फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो है वो सेम है ई आई। आगे कहाँ है, द जॉइंट्स एट बी एंड सी आर रिजिड जॉइंट्स, यानी कि यहाँ सी पे और यहाँ बी पे जो जॉइंट्स हैं ये एकदम रिजिड जॉइंट्स हैं। ठीक है, आगे देखो। एंड द सपोर्ट्स ए एंड डी आर फिक्स सपोर्ट्स, यानी कि ये जो सपोर्ट हमारे पास में है ये क्या है, फिक्स्ड। और जो जॉइंट्स है ये हमारे पास में क्या है, रिजिड जॉइंट्स है। ठीक है ना। रिजिड जॉइंट का मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई मूवमेंट वगैरह आएगा ना,
तो ये पूरा का पूरा एक साथ ही मूव होगा एक तरीके से, यानी कि ये जो आप देख रहे हो, मान लो ये हमारे पास में ए है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये हमारे पास में है बी। यहाँ अगर सपोज करो कुछ मूवमेंट आता है, तो ये जो आप एंगल इस जगह पे देख रहे हैं, ये एंगल हमेशा इंटैक्ट ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये एक रिजिड जो है हमारा जॉइंट है। तो रिजिड जॉइंट में क्या होता है कि जो भी एंगल होता है वो हमेशा वही बना रहता है। ठीक है, ये चीज होती है यहाँ पे। आगे देखिए, बीम्स जीबी एंड सी एच, तो हमारे पास ये बीम है जीबी और ये यहाँ पे बीम है सी एच, कैरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स ऑफ डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो वहां पे जो यूडीएल ले रही है वो ले रही है डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ। आगे देखो क्या कहा गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट रिएक्शन एट ए इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय के। तो हमें यहाँ पे उसने कहा है कि जो मैग्नीट्यूड है किसका, मूवमेंट का, जो यहाँ ए पे आ रहा है, जो हमारा मूवमेंट डायरेक्शन यहाँ पे ए पे आ रहा है, उसका जो वैल्यू है यहाँ, वो है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन के। तो हमें यहाँ पे के की जो वैल्यू है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे के की वैल्यू बतानी है। अब इसके लिए देखिए, जो तरीके हम लोग अपना सकते हैं वो क्या है, देखिए। तो हम लोग यहाँ पे जो हमारा कैरी ओवर मूवमेंट यानी कि मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो हमारा होता है, हम लोग उसको भी ले सकते हैं, है ना। उससे काफी इजी हो जाएगा बल्कि, और सॉल्यूशन भी जो है वो जल्दी आ जाएगा। वरना दूसरा मेथड भी हो सकता है हमारे पास में, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, उसको भी हम लोग जो है वो इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो सकती है। तो देखिए अभी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है थोड़ा उसको समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स, और जो इन्होंने यहाँ पे रिजिड जॉइंट्स की बात करी है, एक बार हम लोग उसको भी देखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक फ्रेम ले रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इधर से फ्रेम लिया, एक इमेजिनरी फ्रेम जो है मैं यहाँ पे एज्यूम कर ले रहा हूँ। और इस फ्रेम में यहाँ मैं ए ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं बी, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सी। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, इस तरीके से ये मूवमेंट जो है हमारा लगेगा। क्यों, आप खुद देखो, ये मूवमेंट यहाँ पे ऐसे लगेगा ना, ये लगेगा मूवमेंट यहाँ। इस मोमेंट की जो वैल्यू डब्ल्यू, तो लोड है हमारे पास में, लेंथ कितना हमारे पास में एल। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा यहाँ पे मूवमेंट बनता है ड्यू टू द यूडीएल, वो बनेगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू, क्योंकि एल हमारे पास में क्या है, लेंथ है। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू, ये हमारा मूवमेंट बनेगा है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ जो आप देख रहे हो, ये हमारे पास इस जगह पे, ये हमारा जो फैक्टर आएगा वो आएगा के बी ए। और यहाँ पे जो हमारा फैक्टर इस जगह पे आएगा वो आएगा हमारा के बी सी बाय टू। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अच्छा, अब इसके लिए मैं लेता हूँ जॉइंट बी। कैलकुलेशन के लिए मैं ना अपना जॉइंट बी ले रहा हूँ। अब जॉइंट बी क्यों ले रहा हूँ वो देखो, क्योंकि जो बी जॉइंट है वो ए से अटैच्ड है, वो हमारा बी जॉइंट यहाँ पे आगे फर्दर सी से भी अटैच्ड है। अब मैंने इस बी जॉइंट को इसलिए लिया क्योंकि मुझे ए पे कैलकुलेशन करनी है, नहीं तो मैं इस वाले को भी ले सकता था यहाँ पे ऐसे डी सी और बी की तरफ करके। लेकिन हमें क्या है ना, क्योंकि ए के लिए कैलकुलेशन करनी, तो ए को तो इंक्लूड करना पड़ेगा, इसीलिए ये चीज जो है यहाँ पे हुई। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जॉइंट बी की, क्योंकि जॉइंट जो है वो हमारा अटैच्ड है। तो यहाँ पे हम लोग जॉइंट बी के लिए बात कर रहे हैं। जॉइंट जो है वो किस किस मेंबर से अटैच्ड है, हमारा यहाँ पे बी ए से अटैच्ड है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, विजिबल हो जाए। हाँ, तो जो हमारा जॉइंट है वो किस किस से अटैच्ड है, वो बी ए से अटैच्ड है ना। यानी कि ऐसे बी जॉइंट जो बी ए ऐसे, और हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, बी सी जो है वो बन रहा है। ये हो जाएगा यहाँ पे बी सी। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अच्छा, अब के डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर जो है हमारा यहाँ पे 1/L है, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2L। ठीक, अगर मैं यहाँ पे लूंगा समेशन ऑफ के, यानी कि इसका टोटल समेशन अगर मैं लूंगा, तो वो हो जाएगा मेरे पास 1/L प्लस के 1/2L, यानी कि ये हो जाएगा 3L अपॉन में 3/2L। हाँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा क्या यहाँ पे 3/2L। ये मेरे पास यहाँ जो है इतना हो जाएगा। और उसी तरह यहाँ हम निकालेंगे ये वैल्यू।
डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अच्छा, मैं एक बात और जो है आपको बताना चाहूंगा। मैंने ना यहाँ पे एक छोटी सी चीज जो है ना वो हटाई है जानबूझ करके। और मैंने इस के को ना, ये हमारा एक्चुअली जो यहाँ पे के है, ये है हमारा स्टिफनेस। ये है स्टिफनेस ऑफ अ मेंबर। इसको मैंने अभी बीच में ना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बोल दिया था, क्योंकि लगभग वैसे ही काम कर रहा है। मैंने देखो यहाँ पे अगर स्टिफनेस की बात करूं, इसके लिए मैं आपको बता दूं, मैंने जानबूझ करके स्टिफनेस का पूरा फॉर्मूला जो है वो नहीं लिखा था, क्योंकि मुझे पता था वो कैलकुलेशन में कट जाएगा। तो हमारा जो स्टिफनेस का फॉर्मूला था, देखो अगर कोई पढ़ रहा है तो मैं उसके लिए बताता हूँ। स्टिफनेस के लिए यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो ई आई है, यानी कि जो हमारा ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, ये भी काउंट होता है, ये अपॉन एल होता है। तो यानी कि जो आप ये देख रहे हैं ना, वन अपॉन एल जो मैंने किया था, ये है ई आई अपॉन एल। उसी तरीके से ये है ई आई अपॉन टू एल। और उसी तरीके से यहाँ पे होगा जो समेशन के आप देख रहे हैं, ये होगा थ्री ई आई अपॉन टू एल। ठीक है। अब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करता हूँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से है, क्योंकि अल्टीमेटली वो कटना ही था, मैंने पहले हटा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास स्टिफनेस ऑफ अ मेंबर अपॉन सम ऑफ स्टिफनेस, सम ऑफ स्टिफनेस of all members at that joint, ये हमारे पास हो जाएगा। तो स्टिफनेस ऑफ अ मेंबर यानी कि वन अपॉन एल जो आप देख रहे हैं, यानी कि एक्चुअली में वो ई आई अपॉन एल है। तो मैं इसको चलो यहाँ पे वन अपॉन एल कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा थ्री अपॉन टू एल। तो ये भी थ्री ई आई अपॉन था, तो ये कैंसिल आउट हुआ, टू गया ऊपर, तो ये हो गया हमारे पास टू अपॉन थ्री। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है टू अपॉन थ्री। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे बीसी के लिए बात करता हूँ, तो यहाँ जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ जाएगा वन अपॉन ट्वेल्व अपॉन में थ्री अपॉन ट्वेल्व, तो इसको सॉल्व करने के बाद वन अपॉन थ्री हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो आएगा। अगर मैं टोटल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करूं, तो वो हमेशा क्या आना चाहिए किसी भी जॉइंट पे। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर बात करता हूँ किसी जॉइंट पे, तो वो समेशन करके वन के बराबर ही आना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज होनी चाहिए यहाँ पे। अब आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि मैंने जो टेबल बनाई है किस तरीके से टेबल बनाई थी। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं अपना मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यानी कि मूवमेंट को डिस्ट्रीब्यूट अब कैसे किया जाए, अब वो देख लेते हैं। और जो यहाँ पे मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम लोग एंड मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। और इस मेथड का एक और नाम होता है, उसको हम कहते हैं हार्डी क्रॉस मेथड। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हार्डी क्रॉस मेथड जो है वो कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमने जो जस्ट अभी ये वैल्यू निकाली टू पॉइंट थ्री वन पॉइंट थ्री, इनका सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे वो रोल है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे स्पेस जो है वो बना लेता हूँ, सो दैट हम लोग इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये हटा देता हूँ, बेसिक डेफिनेशन ही तो है। ये मैंने हटा दिया। अब इसमें देखो, यहाँ पे हमारा एंड, या फिर हम कह सकते हैं मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले जो आपका जॉइंट है, उस जॉइंट को यहाँ मेंशन करो। मैंने ऐसे मेंशन कर दिया यहाँ पे जॉइंट। और जॉइंट कौन कौन से हैं, हमारे पास ए है, यहाँ पे हमारे पास बी है, यहाँ पे हमारे पास सी है। और जो हमारे पास ये बी जॉइंट है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। स्पेस बहुत कम है। चलिए, तो जो हमारे पास वैल्यूज है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे हमारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और अगर मैं बी की बात करता हूँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पे टू अपॉन थ्री है ना, कहाँ की तरफ। देखो बी ए के लिए बात हो रही है, टू अपॉन थ्री है, यानी कि बी ए इस तरफ है ना, तो टू अपॉन थ्री यहाँ पे लिखा है। बी सी की बात करूँ तो वन अपॉन थ्री है, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये रहा मेरे पास वन अपॉन थ्री। देखो बी सी के लिए ये रहा आपका बी सी। ठीक। यहाँ पे मेरे पास में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा जीरो, और यहाँ पे हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो कुछ नहीं होगा। ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बैलेंस की, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, बैलेंस की, तो देखो यहाँ पे अब हमारे पास जो हमारा वैल्यू आने वाला है, किसका, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना।
अब वो वैल्यू हमारे पास में क्या होगा, अब उसको भी देखो। अगर मैं बी ए के लिए बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या था, अगर मैं यहाँ पे बी ए के लिए बात करूं, इसमें वैल्यू निकल कर क्या आएगी यहाँ पे, -WL² अपॉन 3। उसी तरह यहाँ पे वैल्यू निकल कर क्या आएगी, -WL² अपॉन 6। अब यहाँ पे आता है हमारा कैरी ओवर मूवमेंट। अब जो कैरी ओवर मूवमेंट है, जो वैल्यू यहाँ आ रही है, अब देखो हमारा ए एंड क्या फिक्स है ना यहाँ पे, तो फिक्स होने की वजह से क्या होगा ना कि आधा जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ होगा -WL² अपॉन में 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जो है हमारे पास ये होगा। तो यहाँ पे अब लास्ट में हमारे पास में आता है फाइनल एंड मूवमेंट्स, इधर आएगा हमारे पास में फाइनल एंड मूवमेंट्स। अच्छा यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ऐसे ही आ जाएगा ऐसे तो फाइनल एंड मूवमेंट की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, तो फाइनल एंड मूवमेंट में जो ये वैल्यू आ रही है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो, वही यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और उसी तरीके से यही वैल्यू जो है हमारे पास वो यहाँ नीचे आ जाएगी, और ये वाला वैल्यू हमारे पास यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ए पे फाइनल एंड मूवमेंट हमारा कितना निकल गया, माइनस में WL² अपॉन 6 जो आप देख रहे हैं उतना आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो ए पे मूवमेंट होगा वो अपोजिट होगा। सो द मूवमेंट एट ए इक्वल्स टू WL² अपॉन 6। ठीक है, तो ये हमारे पास में वैल्यू जो है यहाँ पे आएगी। ठीक, तो ये रहेगा। तो अगर मैं के की बात करूं, अब कंपैरिजन करके देखो, ये क्या है, ए पे क्या WL² अपॉन के है ना, तो कंपैरिजन करके के की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर इस तरीके से आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक आइडियलाइज्ड फ्रेम सपोर्ट है, फिगर में दिया गया है, यहाँ पे लोड जो है लगे हुए, देखो क्यू पे लोड लगा हुआ है 10 न्यूटन का, इस तरीके की सारी चीज रखी है। यू हमारे पास में एक हिंज है। ठीक, और यहाँ हिंज से लेके क्यू तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो है कितना, 0.6 मीटर, और इससे पहले तक का जो हमारे पास में डिस्टेंस है वो है 1.2 मीटर। क्योंकि देख करके तो ये हिंज ही लग रहा है। बाकी देखते हैं क्वेश्चन। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल मेंबर पी क्यू, तो हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल जो भी हमारा कंपोनेंट है, किसका, जो हमारा फोर्स इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल मेंबर पी क्यू से ट्रांसफर हो, जो आप देख रहे हैं ना ये पी क्यू, इस पी क्यू से जो हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, किसमें, इस आर एस की बात हो रही है इसमें, है ना, तो द वर्टिकल ऑफ द आर एस एट पी, इस जगह पे जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है इस पी पॉइंट पे, इस आर एस नंबर में, वो कितना होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो बस यहाँ पे रेजोल्यूशन हमें करना है और हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। तो देखिए भी कैसे करें। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पहले ये ट्रायंगल बाहर निकाल लेता हूँ। जो ट्रायंगल मैंने बाहर किया है, यहाँ पे एंगल है थीटा, ये है मेरे पास यू, ये है मेरे पास यहाँ पे पी, ये है मेरे पास यहाँ पे टी, ये है मेरे पास 1, ये है मेरे पास 1.2। तो अगर मुझे एंगल निकालना है तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर है 1, बेस है 1.2, ये करना पड़ेगा। So the theta in this case will be tan inverse 1/1/2, तो ये हमारे पास tan थीटा आएगा। तो सॉल्व करके मैं इसको जो है आपको बता देता हूँ कि ये कितना आ रहा है हमारे पास। तो tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास, सॉरी जो थीटा का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे वो आ रहा है 39.80 इतना आ रहा है हमारे पास। अब आगे फर्दर जो सॉल्यूशन है वो देखो कैसे करना है। अब इसमें अगर मैं जॉइंट पी देखूं तो मुझे वो थोड़ा ना इंटरेस्टिंग जो है दिख रहा है, सॉरी जॉइंट पी कह रहा हूँ, अगर मैं जॉइंट यू देखूं तो मुझे वो ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जो है वो दिख रहा है। कैसे, देखिए, यहां से यहां तक ये मेरे पास जॉइंट है, ऐसे यहाँ पे आ जाता है क्यू, यहाँ पे 10 का लोड नीचे की तरफ लगा है। ठीक है, और यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो मेंबर आपका है ना टी यू, ये टी यू मेंबर को अगर आप देखोगे तो इसका एक वेट है वो यहाँ नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है टी पॉइंट पे ऐसे, और इसका एक दूसरा इसी के अंदर जो है अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहा होगा जो कि यू की तरफ होगा। तो चूंकि यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होगी, यानी कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसका वैल्यू इसके ठीक सेम होगा, बराबर होगा, ऐसा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि सेम मेंबर के अंदर है तो ऑब्वियसली इस तरीके से होता है।
तो मैं एक काम करता हूँ, उसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ एफ। तो ये राइट साइड में आ रहा है पॉइंट यू की तरफ। ठीक है? अब आगे देखो, ये जो पॉइंट पी है, यहाँ पे मेरे पास में फोर्स आ रहा है, उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो यहाँ पे आने वाला मेरा फोर्स है, वो एक तरीके से ना मेरा एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है। मैंने उसको ऐसा यहाँ पे अपना एज्यूम कर लिया है। ठीक है, मैं उसको इस तरीके से यहाँ पे अपना एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है ना, वो यहाँ पे लग रहा है। एच कर लो तो चलो उसको। ठीक है, अच्छा अब तो यहाँ जो हमारा एंगल है वो तो निकल ही चुका है, 39.80 डिग्री। ये हमारा एंगल आ चुका है। तो मुझे क्या करना है कि अगर मैं यहाँ इसी जगह पे एक मोमेंट डिटरमाइन करने लगूँ, मोमेंट एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, तो उसके लिए देखो, यहाँ पे लगेगा हमारा फोर्स, ये लग रहा है हमारा यहाँ पे फोर्स। ठीक है ना, तो हमारा यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और ये जो फोर्स, अगर मैं इस कंपोनेंट की बात करूं तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे हमारा क्या थीटा है। तो ये जो कंपोनेंट है हमारे पास, अब ये कौन सा होगा जो ऊपर की तरफ होगा, ये हो जाएगा हमारे पास में एफ साइन थीटा। ये हमारे पास में क्या होगा जो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ये होगा एफ साइन थीटा। ये यहाँ यहाँ होगा बेसिकली। ठीक है, तो एफ साइन थीटा इंटू 1/2, ये मूवमेंट बना। और ये कैसा मूवमेंट बना, ये बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। वहीं अगर मैं टेन की बात करता हूँ तो ये बनाएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो माइनस के टेन इंटू, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो 1.2 ये है हमारे पास यहाँ तक, और 0.6 ये, इसका मतलब 1.8। दोनों जीरो के बराबर होने चाहिए, ये चीज होगी। तो एफ साइन 39.80 इंटू 1.2 इक्वल्स टू 18, यानी कि एफ साइन 39.80 इक्वल्स टू 18 अपॉन 1.2। इतना वैल्यू फिलहाल तो मेरे पास आ रहा है, ये 1.2 है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में एफ का वैल्यू जो है वो मेरे पास आ रहा है। और एफ का वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ है 23.43 न्यूटन। ये हमारे पास एफ का वैल्यू। अब अगर मेरे पास एफ का वैल्यू आ गया, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो निकाला जा सकता है, कैसे वो देखो। इस डायरेक्शन में क्या होगा, एफ कॉस थीटा होगा। एफ कॉस 39.80 यानी कि 23.43 कॉस 39.80 यहां से मेरे पास में आंसर जो है वो आएगा। ठीक है, तो आंसर जो यहाँ से मेरे पास आ रहा है सॉल्व करने पर, वो आ रहा है 18 न्यूटन। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो मेरे पास आंसर जो है वो कितना है यहाँ पे, 18 न्यूटन है। ठीक है, चलिए, तो बस इतना है। अब तो ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन था। 2023 तक इतने ही क्वेश्चन जो है वो हमारे पूछे गए थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। कुछ भी डाउट रहा होगा तो बिल्कुल उसको पूरी पूरी तरीके से क्लियर जो है वो करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। रखते हैं इस लेक्चर को यहीं तक। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।